हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई एम रियली सॉरी मैं कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज बहुत ही टाइट शेड्यूल चल रहा है, बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है। 15 मार्च से मेरा सेकंड सेट ऑफ प्री बोर्ड्स शुरू होने वाला है, तो उसकी भी प्रिपरेशन जारी है और ऑफलाइन स्कूल्स के कारण बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है एंड आई एम रियली टायर्ड दीज डेज। सो आई एम रियली सॉरी अगर आपको लगे कि हाँ मैं कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट रियली थैंक्स अ लॉट कि आप अभी भी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। Today we are going to do another chapter from civics, that is political parties, and from my point of view ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। पढ़ने में सीरियसली बहुत मज़े आते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो कि रियल में हम अपनी लाइफ में देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ दैट वी आर स्टडिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें जो कि बुक में लिखी है, या फिर वी कैन से दैट पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक साथ इकट्ठे होते हैं। किस लिए? ताकि वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर सकें, पावर में आ सकें, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स फॉर्मुलेट कर सकें, यानी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को बना सकें और गवर्नमेंट में पावर होल्ड कर सकें। ये क्या होते हैं? ये एक तरह से हमारी सोसाइटी के फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स हैं। वाई दिस इज सो? दिस इज़ बिकॉज इनकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। तो एक तरह से ये दिखाते हैं कि हाँ, हमारी सोसाइटी में भी सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर द लीडर्स। तो लीडर्स कौन होते हैं? जो टॉप लेवल पे काम करते हैं, ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में होती है। फॉर एग्जांपल लेट अस से बीजेपी इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड उनके लीडर कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। ये दोनों टॉप रैंकिंग लीडर्स हैं बीजेपी के। ऐसे ही कांग्रेस जो है उसके अंदर सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी, ये टॉप लीडर्स हैं। देन वी हैव द एक्टिव मेंबर्स, यानी वो मेंबर्स जो कि असल में काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, दैट इज द एमपीज, एमएलएज, वो लोग जो कि इलेक्शंस को लड़ते हैं। देन वी हैव द फॉलोवर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। फॉलोवर्स क्या होती है? आम जनता जो कि एक पार्टी को सपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरी फैमिली में आइडियोलॉजी बीजेपी से बहुत प्रभावित है, तो दैट्स वाई दे आर फॉलोइंग बीजेपी। वो भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करते हैं। इस तरह से हर पार्टी के लीडर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं और फॉलोवर्स होते हैं। अब इससे पहले कि हम ये जाने कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज हमें एक डेमोक्रेसी में क्यों चाहिए, हमारी गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी से ही क्यों चल रही है, वी हैव अ टर्म कॉल्ड पार्टीजन और पार्टीजनशिप। आखिर ये क्या होता है? ज़्यादा कुछ नहीं, इसको रीड करने की ज़रूरत है हमें। पार्टिजनशिप में क्या होता है कि एक जो पर्सन होता है वो बहुत ही स्ट्रांगली किसी पार्टी को या किसी सोशल ग्रुप को सपोर्ट करता है, उसका साथ देता है, और इसके साथ क्या होता है, वो उसको फेवर करने लग जाता है। वो इतनी गंदी तरह से फेवर करने लग जाता है, वो उसको इतना स्ट्रांगली सपोर्ट करता है कि वो एक बैलेंस्ड जजमेंट नहीं रख पाता है एंड दैट्स वाई साइड ले लेता है, फेवर करता है, फेवरेटिज्म होती है। तो पार्टिजनशिप इस तरह से लोगों की टेंडेंसी होती है एक पॉलिटिकल ग्रुप या पार्टी को बहुत ही सपोर्ट करने की। नाउ वी हैव टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर फंक्शन इज दैट दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सबसे पहला फंक्शन यही आता है। क्यों? मेनली इलेक्शंस को किस लिए फाइट किया जाता है? ताकि लोग पावर में आ सकें एंड जिससे कि मतलब जो हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने सेलेक्ट किए हैं वो हमारी गवर्नमेंट को रूल कर सके, क्योंकि वो हमने ही इलेक्ट किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर फंक्शन इज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। द सेकंड फंक्शन इज दैट दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। देखिए, जब भी इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं तो हमारे आगे कितने वादे किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। लुक, आई एम नॉट पॉलिटिकल सो आई डोंट नो मच, बट या आई थिंक मेजर तो यही यूँ बोलते हैं कि हम गरीबी मिटा देंगे, हम किसानों के लिए इतना कुछ कर देंगे, हम बिल्कुल कास्ट इनइक्वालिटी नहीं होने देंगे। बहुत वादे किए जाते हैं। तो इस तरह से वो काफ़ी अपनी पॉलिसीज़ निकालते हैं, प्रोग्राम्स निकालते हैं कि अगर हम सक्सेसफुल हुए, हम जीत गए मेजॉरिटी सीट्स और हम पावर में आ जाते हैं, हमारी पार्टी सरकार बन जाती है, बना देती है, तो फिर हम ये सारी पॉलिसीज़ को लागू करेंगे। तो इस तरह से वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट भी करती हैं, बनाती हैं। द थर्ड फंक्शन इज दैट दे मेक लॉज। एक बार जब एक पार्टी पावर में आ गई, जैसे कि हम कह देते हैं ना, आई थिंक लास्ट ईयर कहा गया था बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है। सो दैट्स द पॉइंट कि जैसे ही कोई पार्टी सरकार फॉर्म करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, देन इट स्टार्ट्स मेकिंग न्यू लॉज। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी ने 370 आर्टिकल जो था जम्मू एंड कश्मीर वाला, उसे अबॉलिश कर दिया। इस तरह से उन्होंने एक लॉ बनाया, एक एक्ट पास किया। सो दैट्स हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज मेक लॉज।
देन एक बेसिक सी बात है कि दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, दैट इज जिसको भी मेजोरिटी मिलती है इलेक्शंस के बाद, जिस भी पार्टी को मिलती है उसका लीडर गवर्नमेंट बनाता है, उसे रन करता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करती है गवर्नमेंट को, और फिर वही लोग लीडर्स को रिक्रूट करते हैं, ट्रेन करते हैं, और इस तरह से फिर गवर्नेंस होती है कंट्री की। The next function is that we have the role of opposition in a political party. तो ऑपोजिशन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि मेजॉरिटी में तो होती है पर लेकिन जो इलेक्शन नहीं जीत पाई। मोस्ट ऑफ द टाइम एक इलेक्शन में 2 या 3 पार्टीज ही ऐसी होती हैं जो कि मेजॉरिटी में होती हैं और जिनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारे इंडिया के एग्जांपल ले तो बीजेपी काफ़ी मेजॉरिटी में है, कांग्रेस भी मेजॉरिटी में है, बट बीजेपी ज़्यादा है। तो बीजेपी जीत जाती है तो कांग्रेस क्या फॉर्म करेगी? अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी का क्या काम होता है कि वो काफ़ी सारे व्यूज़ रखती है एंड जो भी गवर्नमेंट पावर में है उसकी क्या क्या गलतियां हैं उसको क्रिटिसाइज करती है, उसकी गलतियां निकालती है और उसकी रॉन्ग पॉलिसीज पर खूब बहसबाजी करती है। इससे क्या होता है, एटलीस्ट जो गवर्नमेंट पावर में है, फॉर एग्जांपल बीजेपी, उसे पता चलेगा कि उसकी क्या गलतियां हैं क्या नहीं, और उनको डर लगेगा कि हाँ ऑपोजिशन कहीं लोगों को भड़काना दे। दैट्स वाई दे आर काइंड ऑफ लाइक ऑब्लाइज्ड टू टेक द राइट डिसीजन। तो अपोजिशन पार्टीज का भी इस तरह से गवर्नमेंट में बहुत रोल होता है कि वो एक तरह से जो पावर वाली गवर्नमेंट है, पावर वाली पार्टी है, उसको चेक में रखती है। देन द पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। वो कैसे? वो कई सारे इश्यूज को हाईलाइट करती हैं, उनको लोगों के आगे प्रस्तुत करती हैं, जिससे कि लोगों को पता चलता है कि हाँ हमारे जगह पे ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से वो अपनी बातों से कई बार लोगों की क्या थिंकिंग है उसको भी चेंज कर सकती है। Then we have another function is that parties provide people access to the government machinery and welfare schemes. Of course, जब कोई पार्टी पावर में आएगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो ही तो वो स्कीम्स लागू करेगी, और उसके बाद लोगों को उन स्कीम्स को कैसे यूज़ करना है वो कौन बताता है? वो गवर्नमेंट बताती है। गवर्नमेंट के थ्रू ही लोग किसी स्कीम को फॉलो कर पाते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के कई सारे फंक्शन होते हैं एंड दैट इज वाई वी नीड देम इन अ डेमोक्रेसी। बिकॉज अगर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो ये सारे फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल डिसीजन टेकिंग and making laws of a country, forming and running the government, shaping public opinion, welfare schemes. तो इस तरह से that's why we need political parties. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर कोई भी डेमोक्रेसी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिना एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकती, या फिर पार्टीज की क्या नेसेसिटी है? सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि ये जितने भी फंक्शंस हैं ये पार्टीज परफॉर्म करती है, इन्हें और कोई इंस्टीट्यूशन जल्दी से नहीं परफॉर्म कर पाता। दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीज़न यही हो जाएगा। देन हम कोशिश क्या करते हैं, सपोज हम देखते हैं पार्टीज नहीं होंगी, हम इमेजिन करते हैं तो क्या निकल के आएगा कंक्लूजन कि जितने भी कैंडिडेट्स होंगे इलेक्शंस के वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो किसी पार्टी के अंडर काम तो कर नहीं रहे हैं। तो इस तरह से वो लोगों को यानी एज अ होल कंट्री किसी को कोई खास वादा नहीं कर पाएंगे मेजर पॉलिसी चेंजेस के लिए। गवर्नमेंट तो बन जाएगी जो बंदा मेजोरिटी से जीतेगा, पर लेकिन फिर भी उसके इतने यूजेस नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी में भी होल कंट्री से एग्री ना कर पाए। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो केवल अपने अपने जगह पे ध्यान देंगे, अपनी लोकेलिटी पर, अपनी कंस्टिट्यूएंसीज पर, और केवल वही कंस्टिट्यूएंसी के लोग उसको मतलब रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। पर लेकिन इस तरह से पूरी कंट्री की गवर्नेंस कौन करेगा? एक बंदा तो नहीं कर सकता इस तरह से। सो दैट्स वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज को पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा है, आई थॉट कि मे बी ये रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग इट। हाउ डिड पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आई? ट्रेस द इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो गाइस होता क्या था कि आज से 100-200 साल पहले ऑब्वियसली डेमोक्रेसी इतनी नहीं थी, तो पॉलिटिकल पार्टीज का तो नाम ही नहीं उठता था। मोनार्की कितनी ज़्यादा थी, हमारे खुद के देश में कितनी मोनार्की थी, है ना, 1 सेंचुरी पहले। तो दैट्स वाई वी हैव टू ट्रेस की पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक्ड है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के आने से। जैसे जैसे कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करती गई, उनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आती रहीं। धीरे धीरे सोसाइटीज़ भी बड़ी होने लगी, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो उनको कोई ना कोई ऐसी एजेंसी, कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए था जिससे कि कई सारे इश्यूज सॉल्व हो सकें और गवर्नमेंट तक लोगों के इश्यूज पहुंच सके। गाइज वी नो कि हमारे एरिया का जो भी लाइक वार्ड मेंबर है या जो भी पॉलिटिकल लीडर है, हम उसके पास अपनी शिकायतें लेके जाते हैं। कई बार कुछ ऐसी जो होती हैं वो तभी तो पार्लियामेंट में उन्हें पेश करेगा। तो दैट्स वाई वी नीडेड कि कोई ना कोई ऐसी एजेंसी हो जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे इश्यूज को गवर्नमेंट तक पहुंचा सके।
देन लोगों को ये ज़रूरत पड़ रही थी कि वो कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लेके आएं ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को फॉर्म किया जा सके। एक तरह से उन्हें एक मैकेनिज्म चाहिए था जिससे कि पॉलिसीज़ को जस्टिफाई किया जा सके या फिर उन्हें अपोज किया जा सके। इस कारण पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हुई। We have more than 750 parties registered with the Election Commission of India। हमारे पास इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल एंड स्टेट पार्टीज मिला के, पर लेकिन ये सारी पार्टीज मेजॉरिटी में नहीं है, ये मेजर नहीं है इलेक्शंस में। नाउ वी डिस्कस पार्टी सिस्टम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो गाइज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो बुक में क्या है कि बुक में हमें केवल इनकी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हमें इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स नहीं दिए हुए। लकीली मेरी असिस्टेंट टीचर मिसेस अंजना बंसल ने हमें ये लिखवाए थे, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज विद यू। तो 1 पार्टी सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, केवल एक पार्टी होती है, पूरी की पूरी सरकार को कंट्रोल, मतलब पूरी सरकार वही बनाती है, पूरी गवर्नमेंट को वो रन करती है। और पार्टीज हो सकती हैं पर उनको ऑफिशियली बिल्कुल भी मान्यता नहीं प्राप्त होती एंड इसीलिए वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं कर पाती। जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी थी एंड रशिया में भी 1 पार्टी सिस्टम है। 1 पार्टी सिस्टम के मेरिट्स या एडवांटेजेस क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्टेबल होती है। गवर्नमेंट का बार बार ये नहीं कि अब 2-3 सालों बाद चेंज हो गए या 5 सालों बाद चेंज हो गए, स्टेबल होती है, यानी कि लोगों को इतनी टेंशन की जरूरत नहीं होती। सेकंड, देयर इज नो डिले इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला लेते समय बिल्कुल भी देर नहीं लगती, डिले नहीं होता। इसके डीमेरिट्स क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन डेमोक्रेटिक है नेचर में। हम देख सकते हैं केवल एक ही पार्टी है, बाकी लोगों को तो चांस मिल ही नहीं रहा, जबकि हम जानते हैं डेमोक्रेसी हमेशा इक्वल पॉलिटिकल राइट से बनी होती है, तो दैट्स वाई ये एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है। देन देर इज अ फियर ऑफ डिक्टेटरशिप। गाइज इमेजिन अगर एक ही पार्टी हो, एक ही रूलर हो, इस हिसाब से तो डिक्टेटरशिप कितनी जल्दी लागू हो सकती है। पूरी पार्टी कंट्री पे ऐसे रूल कर लेगी, बिल्कुल भी फिर कोई नहीं आ पाएगा, तो डिक्टेटरशिप का बहुत डर रहता है 1 पार्टी सिस्टम में। देन लोगों के पास बिल्कुल भी चॉइस नहीं होती है कि वो और पार्टीज को चूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप इस पार्टी से एग्री नहीं करते हैं, इसकी आइडियोलॉजी आपको अच्छी नहीं लगती, आपको इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती है गवर्नमेंट में, पर लेकिन आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव द 2 पार्टी सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि मेनली 2 पार्टीज होती हैं कंट्री में और उन्हीं के बीच पावर चेंज होती रहती है। अब कभी एक पार्टी जीत गई तो कभी दूसरी जीत गई, जो जीतेगी वो गवर्नमेंट बनाएगी, दूसरी अपोजिशन बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल यूएसए और यूके में 2 पार्टी सिस्टम पाया जाता है। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्टेबल होती है, हमें पता है इन 2 पार्टीज के बीच ही आ सकता है, तो गवर्नमेंट स्टेबल होगी। देन पीपल हैव अ चॉइस बिटवीन 2 पार्टीज, लोगों के पास थोड़ी बहुत चॉइस होती है। थर्ड, चेक एंड बैलेंस सिस्टम है बाय द अपोजिशन। अपोजिशन पार्टी है तो जो रूलिंग पार्टी है उसकी पॉलिसीज का ध्यान एटलीस्ट रखा जाएगा। देन इसके डीमेरिट्स क्या है कि लिमिटेड चॉइस होती है वोटर्स के लिए, केवल 2 ही पार्टीज है, दैट्स वाई। एंड एक फिक्स्ड पीरियड के लिए यानी 5 सालों के लिए करीब डिक्टेटरशिप लागू हो सकती है, जो रूलर है वो अपनी मनमर्जी कर सकता है। देन वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, ये इंडिया में एग्जिस्ट करता है। यू नो हमारे पास कितनी सारी पार्टीज हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कई सारी ऐसी पार्टीज होती हैं जो कि पावर के लिए कंपटीशन करती है इलेक्शन में, और 2 से ज़्यादा पार्टीज ऐसी होती हैं जो कि मेजॉरिटी बना के जीत सकती हैं इलेक्शंस को। पर लेकिन अगर पार्लियामेंट में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी से नहीं जीतती, उसको मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते हैं, तो क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज एक अलायंस फॉर्म कर लेती हैं जिसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस सपोज एक साथ काम करे, तो आई थिंक इस ईयर भी कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, मेरे को दूसरी का नाम याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं नालायक हूँ। यू नो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम लागू है। तो इसके मेरिट्स क्या हैं? इसके काफ़ी मेरिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेरिट्स ही देखते हैं। वोटर्स के पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती है। सपोज अब ये बीजेपी का रूल चल रहा है, सपोज वोटर्स ने एग्री नहीं किया कि नहीं बीजेपी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उनके पास एक चॉइस है कि हाँ अब अगले इलेक्शन में वो दूसरी पार्टी को वोट करेंगे तो वो जीत जाएगी। सेकंड, ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बिकॉज करीब सारी पार्टीज को एक चांस मिल रहा है कि वो पावर में आ सकती हैं, लोग पावर में आ सकते हैं। थर्ड, इससे क्या होता है कि पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ती है और जितने भी ओपिनियंस हैं वो सुने जा सकते हैं। इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि मेसी होता है कि इतनी सारी पार्टीज के बीच लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी पार्टीज होती हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स खेलती हैं, तो इसलिए मेसी अपीयर करता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। अभी इसकी सरकार है तो इसने नए नियम ये कर दिए, कभी 5 साल बाद उसकी सरकार होगी, वो इस नियम को हटा देगी। इस तरह से बहुत इंस्टेबिलिटी होती है, लोगों को इससे थोड़ी बहुत दिक्कत बहुत आती है। देन एक और डीमेरिट ये है कि डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि
हम ये पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में, कि जो डिसीजन कोई भी लिया जाता है वो बहुत ही डिस्कशंस के बाद लिया जाता है, दैट्स वाई उसको लेने में, उसको लागू होने में टाइम लग जाता है। तो ये भी एक डेमोक्रेसी का डीमेरिट है। अब जब हमने डिस्कस कर लिया है कि मतलब इतनी सारे पार्टी सिस्टम्स हैं, कोई भी कंट्री इन तीनों में से अडॉप्ट कर सकती है पार्टी सिस्टम को, हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई पार्टी सिस्टम बेटर है या बुरा है, या फिर एक कंट्री अपने पार्टी सिस्टम को कैसे चूज कर सकती है? सो आई वांट टू गिव दिस आंसर कि पार्टी सिस्टम एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बेटर कह सके या फिर कोई कंट्री इसे चूज कर सके, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ही लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय तक देखना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, इवॉल्व होना पड़ता है, विकसित होना पड़ता है। और ये डिपेंड करता है सोसाइटी पे कि देश कैसा है, उसकी सोशल डिविजन्स कैसी है, उसकी रीजनल डिविजन्स कैसी हैं, पॉलिटिक्स की क्या हिस्ट्री है उस देश में, और उसका सिस्टम ऑफ इलेक्शंस कैसा रहा है। तभी हम देख पाएंगे कि कौन सा पार्टी सिस्टम वहाँ पे बेटर रहेगा। और पार्टी सिस्टम को जल्दी से हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। जैसी पार्टी सिस्टम चली आ रही है, लोगों को उसी की आदत पड़ चुकी है, गवर्नमेंट को उसी की आदत पड़ चुकी है, तो इट कैन नॉट बी चेंज क्विकली। हर कंट्री एक ऐसा पार्टी सिस्टम डेवलप करती है जो कि उसके लिए स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर लागू हुआ है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि हर कंट्री के लिए वैलिड हो और हर सिचुएशन में आइडियल हो। तो दैट्स वाई वी कैन नॉट से कि हम पार्टी सिस्टम को चूज कर सकते हैं या फिर पार्टी सिस्टम बेटर है या नहीं है। नाउ व्हाई हैज इंडिया अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम? भाई अगर हम भी स्टेबिलिटी चाहते, हम भी क्या नाम है फास्ट डिसीजन मेकिंग चाहते, तो हम भी वन पार्टी या टू पार्टी सिस्टम अडॉप्ट कर सकते थे, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री और इसके बहुत ज़्यादा सोशल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ हैं। आप देख सकते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक दूसरे से कितने अलग हैं। हम बहुत बड़ा देश है हमारा, दैट्स वाई फर्स्ट रीज़न ये है। सेकेंड, एक ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर मल्टीपल पार्टीज हो, तो उससे क्या होता है जितने भी डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ हैं वो इजीली अकोमोडेट हो जाती है, उनको इजीली कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि पार्टीज़ की आइडियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट होती है। वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जब वो पावर में आएंगी तो आई थिंक लोगों को ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहेगा। तीसरा क्या है कि वन पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम को बहुत ही नॉन डेमोक्रेटिक कंसिडर किया जाता है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन टोटली प्रिस्क्राइब करती है कि हमारा जो मतलब रूल है वो बिल्कुल डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड है, फेडरलिज्म के ऊपर बेस्ड है। तो दैट्स वाई डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए हमने मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया है। नाउ वी कम टू द टू टाइप्स ऑफ पार्टीज जो कि हमारी कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करती हैं और खासकर इंडिया में। दे आर नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। अब आप सोचोगे कि आखिर हम इनको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी पार्टी नेशनल है और कौन सी स्टेट पार्टी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाम से ही पता चल रहा है कि नेशनल पार्टी का जो असर होता है, इन्फ्लुएंस होता है, वो ऑल ओवर द कंट्री होता है, यानी कि ऑल ओवर द कंट्री, या फिर हम कह सकते हैं ज्यादातर स्टेट्स में उन्हें जाना पहचाना जाता है। पर स्टेट पार्टीज केवल अपने कुछ ही एक या दो स्टेट्स तक लिमिटेड रहती हैं, उनकी इतनी इन्फ्लुएंस नहीं है। सेकेंड, नेशनल पार्टी का क्या होता है, एटलीस्ट उसको लोकसभा में 6% ऑफ टोटल वोट्स चाहिए, या तो लोकसभा के इलेक्शंस में या फिर जो क्या नाम है असेंबली इलेक्शंस होते हैं 4 स्टेट्स के, उनमें इसे 6% ऑफ टोटल वोट्स चाहिए। और इसको लोकसभा में एटलीस्ट 4 सीटें जीतनी होती हैं आउट ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा। अगर ये इस क्राइटेरिया को फॉलो करती है तभी ये नेशनल पार्टी बन पाएगी। दूसरी जगह हम करें अगर स्टेट पार्टी की बात, तो स्टेट पार्टी को एटलीस्ट 60% ऑफ टोटल वोट्स चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट को बनाने में, एंड एटलीस्ट 2 सीट्स इन द लोकसभा, तब जाके वो एक स्टेट पार्टी बनेगी। द नेक्स्ट क्राइटेरिया टू रिकॉग्नाइज इज दैट नेशनल पार्टीज क्या करती हैं कि वो ऑल ओवर द कंट्री और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी अपना हाथ बटाती हैं, उनमें इंटरेस्ट लेती हैं। पर स्टेट पार्टीज को कुछ नहीं होता, बस अपने रीजन से फर्क पड़ता है। अपने रीजन का मतलब है कि जो उसका स्टेट है बस उसका ही उसे इंटरेस्ट है, बाकी और किसी का नहीं, वो केवल अपने स्टेट को ही प्रमोट करेगा। देन हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, सॉरी आई फॉरगॉट टू पुट द कॉमास हेयर। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, इनको हम सभी जानते हैं कि ये नेशनल पार्टीज है, कितने स्टेट्स में इनका बोलबाला है। पर लेकिन तेलुगु देशम, समाजवादी पार्टी, ये हम कहाँ इतना सुनते हैं। एक बार को समाजवादी पार्टी सुन लेंगे पर तेलुगु देशम ये तो नहीं सुनते ना, तो इसीलिए ये स्टेट पार्टीज हैं। हमारे इंडिया में करीब 7 रिकॉग्नाइज्ड, यानी जो बिल्कुल जानी पहचानी है और रजिस्टर्ड हैं, 7 नेशनल पार्टीज हैं। कौन कौन सी? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, बहुजन समाज पार्टी दैट इज BSP, बीजेपी जिसको सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी द रूलिंग पार्टी राइट नाउ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये मार्क्सिस्ट क्या हुई थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही स्प्लिट होके मार्क्सिस्ट अलग से पार्टीज बनी और ये भी एक नेशनल पार्टी है। देन वी हैव आवर वेरी फेमस कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड देन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। आई एम सॉरी, ये नेशनल गलती से पुट हो गया है यहाँ पर। अब एक्चुअल में क्या हुआ, हमारी बुक में इन सभी पार्टीज की आइडियोलॉजी, इनकी फॉर्मेशन ईयर, इनके लीडर, सबका नाम दिया हुआ है। सो व्हाट आई डिड, आई आस्क्ड माय एसएसटी टीचर, तो मेरी जो एसएसटी टीचर है मिसेस अंजना बंसल, थैंक्स टू देम, शी हैज़ अबाउट 22 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप सोच सकते हो उन्हें कितना पता होगा पेपर पैटर्न के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया वी डोंट नीड टू डू द अदर टू पार्टीज का क्वेश्चन बहुत कम आता है, ये पार्टीज की आइडियोलॉजी वगैरह एक्चुअल पार्टीज के बारे में पूछना। हमें अगर जरूरत है तो हम केवल बीजेपी और कांग्रेस कर ले, दैट इज मोर देन इनफ। वी डोंट नीड टू डू द अदर 5 पार्टीज। सो लेट अस डिस्कस बीजेपी एंड इट्स आइडियोलॉजी। बीजेपी को 1980 में फाउंड किया गया था और इसकी क्या आइडियोलॉजी है कि ये हमारे इंडिया के एंशियंट कल्चर, यानी हमारा जो प्राचीन कल्चर है उसी से एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन रखना चाहता है। ये कल्चरल नेशनलिज्म या फिर हिंदुत्व हम कह सकते हैं, उसमें बिलीव करता है। और इसकी क्या बिलीफ है कि ये जम्मू एंड कश्मीर का टोटल इंटीग्रेशन चाहता है इंडिया के साथ और सभी लोगों के लिए विदाउट एनी रिलीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहता है कि सबको इक्वालिटी हो। एंड जो रिलीजियस कन्वर्जेंस होती हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम्स हिंदूज में हो गए या फिर हिंदू क्रिश्चियंस में हो गए, ये उनको बिल्कुल बैन कर देना चाहता है। तो हम देख सकते हैं बीजेपी की थोड़ी सी रिलीजियस वो भी है। एंड इसकी जो सपोर्ट बेस है वो 1998 के बाद से बहुत इंक्रीज हो गई है, जब ये पावर में आया था, और ये एनडीए का लीडर भी रह चुका है। ये पार्टी एनडीए की लीडर रह चुकी है। देन वी हैव द वेरी फेमस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी वाली पार्टी। और उसकी क्या आइडियोलॉजीज हैं, ये पूरी दुनिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज है। इसको 1885 में इस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन पॉलिटिक्स में तो ये हमेशा से ही मशहूर रही है और जवाहरलाल नेहरू इसके फर्स्ट लीडर थे। इसकी क्या आइडियोलॉजी है कि एक मॉडर्न सेक्युलर यानी हर रिलीजन को प्रमोट करने वाला, मतलब प्रमोट ना करने वाला, एक्चुअली इक्वालिटी देने वाला, और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहती है इंडिया में। ये सेंट्रिस्ट है नेचर में, ना ही लेफ्टिस्ट है ना ही राइटिस्ट है, और ये सेक्युलरिज्म चाहती है। और जितनी भी वीकर सेक्शंस हैं और माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि आपके SC ST हो गए, मुस्लिम्स हो गए, वो माइनॉरिटी में हो गए, ये उनका वेलफेयर प्रमोट करती है। ये UPA यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की लीडर रह चुकी है फ्रॉम 2004 टू 2014, और ये हमारी लोकसभा में करेंटली अपोजिशन पे है। आप देख सकते हैं बीजेपी रूलिंग पार्टी है और कांग्रेस अपोजिशन पार्टी, और ऐसा कई सालों से चलते आया है। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इतने सारे काम किए, हमने डिस्कस भी किया कितने टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम्स हैं, कितनी पार्टीज हैं इंडिया में, आखिर इनको भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होगी ना। देखो सभी करते हैं, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में। सो या देर आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर जो वो खुद ही अपने लिए क्रिएट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबको इक्वालिटी चाहिए होती है ना, पर लेकिन पार्टीज के अंदर इंटरनली डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं होती है, यानी कि जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे टॉप लीडर्स ही लेते हैं, और जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, रियल मेंबर्स होते हैं, जो असली काम कर रहे हैं, उनको कोई भी हक नहीं होता वो डिसीजन मेंटेन करें। ना ही इनके मेंबरशिप रजिस्टर्स होल्ड किए जाते हैं, ना ही रेगुलर इलेक्शंस होती हैं। तो ये कैसी डेमोक्रेसी हुई? तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी की बहुत कमी है पार्टीज में। और उसके बाद प्रॉब्लम है डायनेस्टिक सक्सेशन की। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या है कि जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो अपनी ही फैमिली को, अपने ही रिलेटिव्स को प्रमोट करते हैं। जैसे कि कांग्रेस देख लो, कांग्रेस सबसे बड़ी एग्जांपल है। ये सोनिया गांधी के बाद उसका बेटा आया राहुल गांधी, उसके बाद उनकी बहू भी है प्रियंका वाड्रा। इस तरह से बस कांग्रेस में डायनेस्टिक सक्सेशन बहुत देखने को मिलेगी। इसका मतलब आपने एक सुना था ना, आई थिंक वो कौन सी मूवी थी, सुपर 30 में भी, उसके अंदर ये था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसा ही आप लगा लो कि मतलब अपनी फैमिली को प्रमोट करना होता है डायनेस्टिक सक्सेशन। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत देखने को मिलता है। द थर्ड इज यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो सीट्स होती हैं, टिकट्स होती हैं, वो उन लोगों को दे दी जाती है जो कि रिचर बैकग्राउंड से होते हैं। और कई बार हमने पढ़ा भी था, आई थिंक ये 9th में या 8th में, कि मसल पावर कैसे यूज होती है। जो बैलोट्स होते हैं या इलेक्शन जहाँ पे हो रहा होता है, वेन्यू होता है, वो वहां पर क्या नाम है, गुंडे खड़े कर दिए जाते हैं, फिर वहां पे लोगों को फोर्स किया जाता है कि इस पार्टी को वोट डालो। सो ये मसल पावर और मनी का इलीगल यूज होता है पॉलिटिकल पार्टीज की, ये बहुत बड़ी कमी है। द फोर्थ इज नो मीनिंगफुल चॉइस ऑफर्ड टू द वोटर्स। इसका मतलब क्या है कि
ये देखो मोस्टली पार्टीज की एक मतलब सिमिलर ही आइडियोलॉजी है, सिमिलर ही नारे हैं। हाँ, सबको रोटी कपड़ा मकान देना, सबको इक्वालिटी देनी है, सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, यही सब है। वोटर्स को और कुछ नहीं दिखता कि हाँ कुछ अलग हो कंट्री में, तो इसीलिए मोस्टली लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते किसी भी पार्टी को प्रमोट करने के लिए। तो इसीलिए ये एक और प्रॉब्लम है, एक और चैलेंज है। द फिफ्थ वन इज नेगेटिव पॉलिटिक्स। ये मेरी तरफ से ही एक पॉइंट है एंड आई थिंक ये अंजना मैम ने भी हमें सजेस्ट किया था। नेगेटिव पॉलिटिक्स का क्या मतलब है गाइस, कि जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्या नाम है, रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो करती है, पर इसलिए नहीं करती कि गवर्नमेंट थोड़ी सी इंप्रूव हो। वो ऐसा इसलिए करती है बस ताकि वो उसके ऊपर लाइट थ्रो हो सके, वो थोड़ा सा लाइमलाइट में आ सके, उस पर नजर डाली जाए, बाद में उसके जीतने के चांसेस बढ़े। एक दूसरे के ऊपर बस लड़ाई करते रहते हैं। आप कभी भी न्यूज़ चैनल चलाओ, देखो मैं तो नहीं चलाती, मैं कभी भी नहीं चलाती न्यूज़ चैनल, बिकॉज बहुत नेगेटिविटी होती है। क्योंकि वही है, 4-5 लोग डिबेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं, इल्जाम थोप रहे होते हैं, वो सब मेरे को पसंद नहीं। तो इसीलिए लोग पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं करते, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। ये 5 पॉइंट्स याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एंड डिटेल में याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज ये ऐसे आ जाते हैं 5 मार्क्स के। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि डायनेस्टिक सक्सेशन कैसे एक प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इलेबोरेट करना था 5 मार्क्स का आंसर। थैंकफुली मैंने इसको बहुत इलेबोरेट करके बहुत डिटेल में बताया, सो मेरे को टोटल 5 मार्क्स मिले। तो इस तरह से आप भी एक बार इसको एनसीईआरटी से ज़रूर रीड करना। देन अब आखिर ये तो बात हो गई कि हाँ ये चैलेंजेस है। अब इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, तो हमारे पार्लियामेंट में, इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेप्स लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया पार्लियामेंट ने, ताकि एमपीज और एमएलएज अपनी पार्टी को ना बदले। डिफेक्शन का मतलब ये है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाना। तो ऐसा बहुत होता है, हमने देखा भी हुआ, आई थिंक कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था, ये मैंने पढ़ा था पता नहीं कब। तो इससे क्या होता है कि बस यूं ही पार्टीज में लीडर्स चेंज करते रहते हैं और ये बहुत गलत होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ निकाला। द सेकेंड वन इज दैट सुप्रीम कोर्ट ने ये एक एक्ट पास किया कि एफिडेविट हर कोई लीडर जो है पॉलिटिकल पार्टीज में जो मेंबर्स हैं वो फिल करेंगे। दिस मीन्स एफिडेविट में क्या होता है, वो अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे, उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी ओन की है, उनके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट कितने पेंडिंग हैं, सारा उनके अंदर इनको ट्रू इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। इससे क्या पता चलेगा, हमारे लीडर्स की असली सच्चाई थोड़ी सी लोगों के आगे आएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया, कंपल्सरी किया। अनदर वन इज दैट इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इलेक्शंस होल्ड करेंगी और इनकम टैक्स रिटर्न्स को भी फाइल करेंगी। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो कि पॉलिटिकली लिए गए हैं पार्टीज को बदलने के लिए, उनमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए। अब हम कह सकते हैं कि अब हम और क्या कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और ज़रूर आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमने देखा कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो मेंटेन नहीं होते, बिकॉज इंटरनल डेमोक्रेसी है ही नहीं पार्टीज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप तो यही आएगा कि एक ऐसा लॉ बना दो जिससे कि इंटरनल अफेयर्स मेंटेन हो सके। द सेकंड इज दैट डायनेस्टिक सक्सेशन की प्रॉब्लम थी, हमने पढ़ा, तो उसके लिए रिजर्वेशन कर देते हैं सीट्स की, कि कुछ ऐसी सीट्स हों जो कि किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं मिलेंगी, वुमेन को मिलेगी या लोअर उसको मिलेगी, माइनॉरिटी को मिलेगी, रिजर्वेशन हो सकती है। द थर्ड वन इज दैट जो मनी एंड मसल पावर का यूज है उसको कम करने के लिए जो इलेक्शन से उनकी स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। इसका मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपने कुछ रिसोर्सेज, कुछ रेवेन्यूज बांटने चाहिए इलेक्शंस के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अनदर सजेशन इज दैट पॉलिटिकल पार्टीज पर लोगों को प्रेशर डालना चाहिए, पिटीशंस डाल के, पब्लिकली एजिटेशंस, सोशल मीडिया, इनके थ्रू लोगों को अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर करनी चाहिए, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज खुद सोचने पर मजबूर हो। क्योंकि उन्हें पता है अगर इन लोगों ने लोगों को खुश नहीं रखा तो फिर लोग इन्हें बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे। तो दैट्स वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। तो लोगों को भी इस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए। देन देयर शुड बी अ मैकेनिज्म जिससे कि चेक हो सके कि जो भी इंफॉर्मेशन एक कैंडिडेट ने अपने एफिडेविट में दी है वो ट्रू हो, करेक्ट हो, क्योंकि कई बार लोग झूठा भी भर देते हैं एफिडेविट में। तो एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि इसे चेक करे, एजेंट्स होने चाहिए या समथिंग लाइक दैट। देन पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में। इसका मतलब क्या है कि देखो, हम सभी अभी घर में बैठे हैं, हम सब खूब लड़ाइयाँ कर लेंगे। हाँ, सपोज मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, सपोज आप कांग्रेस के सपोर्टर हो, सपोज आप भी बीजेपी के हो, मैं कांग्रेस की हूँ, तो हम लोग लड़ने लग जाएंगे, नहीं इस पार्टी में ये दिक्कत है, इस पार्टी में ये दिक्कत है। गलती कैसे सुधरेगी? गलती तब सुधरेगी जब हम उसे सुधारना चाहेंगे।
और हम उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं? हम खुद पार्टिसिपेट करके पॉलिटिकल पार्टीज में। अगर आप पॉलिटिकली एफिलेटेड हो तो ज़रूर ऐसा करो प्लीज़। हमारे देश को ब्राइट माइंड्स की बहुत ज़रूरत है। फ्यूचर में आई थिंक हम ही अपने देश को सुधार सकते हैं। तो इसीलिए जब हमें पता है हमें क्या चाहिए, तो हमें ज़रूरत है कि हम एक हायर लेवल पर जाके काम करें ताकि हमारा देश सुधर सके। तो अगर हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज बनाएं जो कि आइडियोलॉजी की डिफरेंट हो और जो रियल प्रॉब्लम्स को बिल्कुल काउंटर करे, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन नेसेसरी है। तो गाइज, आई रियली होप दैट यू लाइक द एक्सप्लेनेशन. I really tried to give you all my own tips and my own opinions in this video. तो मुझे लगता है कि इसके अंदर मेरे को काफ़ी मेहनत लग गई, करीब 2 weeks लग गए इस पूरी वीडियो को बनाने में. सो आई रियली होप दैट यू लाइक्ड इट एंड दैट यू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स. इफ़ यू डू सो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, जिससे मुझे पता चले कि हाँ, वीडियो को सच में पसंद किया जा रहा है. इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि जितने बच्चे हो सके उनकी हेल्प हो सके. एंड कमेंट डाउन बिलो. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय.